रिकॉर्डिंग तो चैप्टर है बेटा हेरिडिटी, पूरा नाम था इसका वैसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन टॉपिक डिलीट कर दिया तो नाम भी कम कर दिया इन्होंने, तो खाली हेरिडिटी बेटा। हेरिडिटी पहला टॉपिक इसमें भी सेम है जो रिप्रोडक्शन में था, डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग याद है सबको? पहला टॉपिक डीएनए कॉपिंग याद है? कितनी बार कर लिया? डीएनए कॉपिंग क्या होता था कि जब पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में डीएनए ट्रांसमिट होता है तो खाली हाफ ऑफ द पैटर्नल डीएनए जाता है, हाफ ऑफ द मैटरनल डीएनए जाता है। हाफ डीएनए मटेरियल फादर का, हाफ मदर का। बाकी वो हाफ अपनी कॉपी खुद बनाता है ना, याद है? बाकी वो हाफ अपनी कॉपी डीएनए खुद ही प्रोटीन की मदद से जनरेट करता है, और वो डीएनए अब उसके पेरेंट से मैच करती है लेकिन सेम नहीं होती। माने इट इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन आपसे पूछेंगे, तो कॉज ऑफ वेरिएशन इज डीएनए कॉपिंग। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन की जरूरत क्या है? क्यों होना चाहिए बॉडी के अंदर वेरिएशन, बदलाव क्यों होना चाहिए? ताकि हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब तुम देखते थे पहले अगस्त में बारिश होती थी, जुलाई में भी इतनी बारिश, इस बार बारिश ही नहीं हुई है ना। इस बार पूरा जुलाई में भी नहीं हुई, अगस्त में भी नहीं हुई, सितंबर में भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे इन्वायरमेंट बदल रहा है। पहले ठंड जो होती थी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती थी, अभी अक्टूबर नवंबर पूरा नहीं होता, दिसंबर में भी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है ढंग से वाली, और एक महीना एक डेढ़ महीना ठंड, पहले 4 महीना पूरा प्रॉपर ठंड होती। तो कहने का मतलब है नेचर चेंज हो रहा है, तो हमारी बॉडी भी उस हिसाब से चेंज होने आनी चाहिए। तो हमारी बॉडी में चेंजेस अपने आप तो होंगे नहीं, तो हमारी बॉडी में चेंज होते हैं डीएनए कॉपिंग से। तो वो डीएनए कॉपिंग जो आने वाली जनरेशन है उनकी बॉडी आने वाले इन्वायरमेंट के हिसाब से पहले ही अपने आप को बदल लेती है कि भैया आने वाला मौसम कैसा होने वाला है, तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से उसको सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसे अडॉप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके लिए डीएनए कॉपिंग जरूरी है। तो डीएनए कॉपिंग से वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन इसलिए जरूरी है ताकि हम उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं बेटा निच, NECH। निच का मतलब होता है जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसे हम निच बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड। तो उस निच के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए डीएनए कॉपिंग जरूरी है, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। उसके बाद आपका टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी, so heredity is basically transfer of characteristics from parents to their offspring। माने फीचर्स का, आपके ट्रेड्स का आपसे आपके आने वाली जनरेशन में, या आप अपने पेरेंट्स से जो भी लेके आए हैं ट्रेड्स, जो भी उनके लक्षण है, जैसे आंख का कलर, हेयर कलर, स्किन का कलर, हाइट, है ना, ये सारे हमारे ट्रेड्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं या उनके पेरेंट्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हुए हैं। तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का दूसरा नाम है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टर्स होगा, याद रखना। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है? वो डीएनए के थ्रू ट्रांसमिट होता है। पेरेंट से डॉटर सेल में क्या जाता है? डीएनए, यानी कि जीन। जीन का एक पार्ट है डीएनए। ये किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का पार्ट है आपका जीन। क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स का एक सेगमेंट है डीएनए। जीन का एक पार्ट है डीएनए। तो जीन हमसे, हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होके मिलती है, ठीक है, ताकि वही जेनेटिक मटेरियल हमारे मैच करते हैं। अच्छा, तो ट्रेट्स, ट्रेट्स दो टाइप के होते हैं, अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट वो होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला। जैसे अभी आप ये चैप्टर सीख रहे हो, है ना, या आपने कोई और मेटल नॉन मेटल सीखा है, तो आपकी जो नॉलेज है जो आपने अक्वायर करी है वो अक्वायर्ड ट्रेट है। आपने बहुत सारा खाना खाया, आपका वेट बढ़ गया, तो वो आपकी अक्वायर्ड ट्रेट है। आपके पेरेंट पतले हैं और आप हेल्दी हैं, तो वो एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड का मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिलता, आप उस जनरेशन के अंदर अपने आप अक्वायर करते हो,
ठीक है, इसमें डीएनए का कोई चेंज नहीं होता, आपकी नॉलेज, आपका वेट एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड ट्रेट जो आपको आपके पेरेंट से मिलता है या ग्रैंड पेरेंट से, जो हमें इनहेरिट होके मिला है उसे इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, और जो हमने एक्वायर किया है इसी जनरेशन के अंदर उसे एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। ठीक है, हमारे स्किन का कलर, हाइट, ईयर, नोज, ये सब की शेप और आईज कलर, ये इनहेरिटेड ट्रेट के अंदर आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर क्या आता है? वेट, नॉलेज, है ना, ये सारे आपके एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर आते हैं। तो इनमें डिफरेंस आता है। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि एक्वायर्ड जो आप उस जनरेशन के अंदर एक्वायर करते हो, इनहेरिटेड जो हमने ट्रांसफर होके मिलता है पेरेंट से। दूसरा, एक्वायर्ड ट्रेट में डीएनए का कोई चेंज नहीं होता, इनहेरिटेड ट्रेट में डीएनए का चेंज होता है, डीएनए के अंदर चेंज होता है ना। एक्वायर्ड ट्रेट जो आपने नॉलेज गेन करी, आपकी आने वाली जनरेशन में थोड़ी चली जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो एक्वायर्ड ट्रेट आगे ट्रांसमिट नहीं होती। तीसरा डिफरेंस, इनहेरिटेड ट्रेट आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, आपके आने वाली जनरेशन में आपके लक्षण चले जाएंगे, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, आईज कलर, नोज कलर, स्किन वगैरह, ये सब चीजें वो चली जाएंगी आने। तो इनहेरिटेड ट्रेट कैन पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट पास ऑन, है ना। आपकी जो भी नॉलेज है वो आने वाली जनरेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें डीएनए कोई चेंज ही नहीं होता। तीन तीन डिफरेंस इनके लिख देना और चौथा एग्जाम्पल लिख देना, चार डिफरेंस हो गए, है ना, अगर इनहेरिटेड एक्वायर्ड की आ गई तो। ये ट्रेड समझ में आ गए। उसके बाद ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं जीन से रिलेटेड जो फील्ड होती है, जैसे बायो होता है, ऐसे ही बायो का एक ब्रांच है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जो जीन्स के बारे में स्टडी करता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स को जिन्होंने दिया था, माने फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन्होंने बताया था कि भैया ये वाली सब ट्रेड्स होती हैं, जीन्स क्या होती है, डीएनए क्या होता है, ये सब इन्होंने ही बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके कुछ एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड का नाम था डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है कैरेक्टर। मोनो माने सिंगल, हाइब्रिड का माने कैरेक्टर। इसमें क्या किया इन्होंने, सुन लो, बाद में हम लिखवा देंगे आपको, अभी आप सुन के लिख के आ जाना पेपर में, क्योंकि आपका पेपर अभी जल्दी है। मोनो हाइब्रिड का माने सिंगल फीचर के बीच में क्रॉस करना। उसने क्या किया, एक खेत था उसके घर के आसपास, उसने उस छोटे से खेत में, उनके पास छोटे से खेत में उसने दो तरह के टी प्लांट्स यानी मटर के सीड्स लिए। तो दो तरह के मटर थे, एक छोटी पौधा वाला, एक बड़े पौधे वाला। एक जिसका प्लांट छोटा होता है, एक शॉर्ट और एक टॉल। शॉर्ट पी प्लांट और टॉल पी प्लांट, उन्होंने दोनों सीड्स को मिक्स करके, क्रॉस करके एक ही खेत में उगा दिया। तो जब 3-4 महीने बाद मटर पैदा हुई तो उसने देखा कि मिक्स तो तुमने दोनों ही किए थे, टॉल और शॉर्ट, लेकिन पैदा सिर्फ टॉल टॉल ही हुए, शॉर्ट तो पैदा ही नहीं हुए। फिर उसने क्या किया, वो जो टॉल के बीज लिए, टॉल के सीड्स लिए और दूसरे खेत में टॉल वाले उगा दिए, टॉल वाले सीड उगा दिए। फिर उसने देखा कि अगर 3 प्लांट बड़े वाले आए तो एक छोटा वाला भी आ गया, जबकि पहली वाली बार में एक भी छोटा वाला आया ही नहीं था। मतलब अगर 30 प्लांट्स पैदा हुए तो 30 प्लांट टॉल के हुए, 10 शॉर्ट के भी हो गए। 3:1 का रेशियो आया। बहुत सारे प्लांट में रेशियो, टॉल अगर 3 थे तो एक शॉर्ट भी था। तो पहले में जब उसने उगाया था तो शॉर्ट तो आया ही नहीं था, पहले में टॉल शॉर्ट दोनों मिक्स करके उगाए थे ना। तो पहली बारी वाले पहले खेत में तो सिर्फ सारे टॉल टॉल ही उग गए थे। फिर उस टॉल में से जो सीड लिए और उसने दूसरे खेत में उगाए, तो उसने देखा कि 3 टॉल आए और एक शॉर्ट भी आ गया।
तो इससे उसने क्या कंक्लूजन लगाया उसके बारे में बताते हैं। ये क्रॉस हमें लिखने को आए, ड्रॉ करने को आता है पेपर में, तो ये कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली जनरेशन है उसे हम बोलते हैं F1 प्रोजेनी, माने फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या बोलते हैं? F1 प्रोजेनी। तो जो टॉल वाला है उसने पहले कौन कौन से लिए थे? टॉल और शॉर्ट। टॉल के जीन्स को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो टॉल को कैपिटल टी से करते हैं और शॉर्ट को स्मॉल टी से करते हैं। उसने क्या करना है, आपने इस तरह से एक टेबल बनानी है, यहाँ टॉल के टी रखने हैं अलग अलग करके, इधर शॉर्ट के, यहाँ करना है क्रॉस और इनको मल्टीप्लाई करना है। ये टॉल है और ये क्या है? शॉर्ट। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? टी इधर टी, फिर ये टी इंटू टी और इधर भी टी इंटू टी। तो सुनो, तो इसका मतलब ये जो आया है, तो ये टॉल है और ये क्या है? शॉर्ट। तो उसने बोला कि इन मतलब जो मटर के जो पौधे उगे हैं नए वाले, वो तो सारे टॉल हैं, जबकि उसके अंदर टॉल के भी जीन है और शॉर्ट के भी जीन है। जो मटर के पौधे नए वाले उगे हैं उसके अंदर टॉल और शॉर्ट दोनों की जीन है। कई बार होता है ना कि भैया मदर की हाइट कम है, फादर की ज्यादा है, बच्चे की हाइट ज्यादा वाली हो जाती है, या कई बार कम वाली भी हो जाती है, बच्चे की हाइट ज्यादा हो गई, है ना? तो दोनों की जीन है उसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन एक्सप्रेस एक ही होता है, उस टाइम पे एक ही दिखता है। टॉल और शॉर्ट में से पहले जनरेशन में क्या दिखे थे? टॉल। तो उसने बोला कि जो टॉल है वो डोमिनेंट, उसका नाम दिया डोमिनेंट, और जो छुप गया, जो उभर के आता है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो छुप गया उसे कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, टॉल को क्या बोला उसने? डोमिनेंट। शॉर्ट को क्या बोला? रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, उभर के क्या आया? टॉल। तो ये भी टॉल माना जाएगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो पहली वाली जनरेशन में क्या है? ऑल टॉल पी प्लांट्स। पहली वाली जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए थे दोनों, लेकिन एक्सप्रेस कौन हुआ? टॉल। उसको छोटे वाले को उसने छुपा दिया, माने उभरने ही नहीं दिया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया, क्योंकि वो ज्यादा जैसे ना दो बच्चे हैं, एक ज्यादा बोल रहा है एक बेचारा बोल नहीं पा रहा, तो वो छुप गया। तो वाली बात है, इसका जीन ज्यादा इफेक्टिव था, तो उसने छोटे वाले के जीन को सप्रेस कर दिया, उभरने नहीं दिया, तो इसलिए टॉल सारे के सारे नजर आए। फिर सेकेंड वाली जनरेशन में F2 प्रोजेनी, सेकेंड वाली में आप इस तरह से दिखाएंगे, ये पहली जनरेशन थी। सेकेंड वाली में देखो, ये जो आया ना, इसी से लिया था ना उसने सीड। अब इसको तोड़ के दिखाना अलग अलग, एक बार बड़ा टी छोटा टी, फिर एक बार बड़ा टी छोटा टी, इसी को ले लेना अलग अलग करके दिखाना और क्रॉस कर देना। करो मल्टीप्लाई, क्या होगा? टी टी, टी इंटू टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो ये टॉल माना जाएगा, ये भी टॉल माना जाएगा, ये भी टॉल माना जाएगा, यहाँ पे तो दोनों ही छोटे हैं ना, तो ये शॉर्ट माना जाएगा। तो तीन पौधे किसके आ रहे हैं? टॉल के, और एक किसका आ रहा है? शॉर्ट का। यही हुआ था ना? तो टॉल और शॉर्ट का जो रेशियो था वो कितना था? 3:1। ये F2 प्रोजेनी में है। तो आपको अगर करने को आएगा तो आप वर्ड में लिखेंगे प्लस ऐसे क्रॉस करके दिखाएंगे। इसको कौन सा क्रॉस कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो और भी फीचर्स हैं, जब हम ये चैप्टर करेंगे स्टार्टिंग से तो बारे में मैं आपको और चीजें बताऊंगा। अभी तो एग्जाम के लिए ये बात समझ आ गई। तो अच्छा, तो इसने दोनों जनरेशन से क्या क्या बताया? उसने यही बताया कि भैया एक टॉल होता है और एक क्या होता है? शॉर्ट। टॉल वाला एक्सप्रेस हो जाता है, जो रिसेसिव वाला होता है, जो टॉल है वो डोमिनेंट है और जो शॉर्ट है वो रिसेसिव है। तो जो पहली जनरेशन में टॉल वाला एक्सप्रेस हो जाएगा और रिसेसिव वाला छुप जाएगा। फिर उसने दूसरी जनरेशन से क्या बताया? उसने ये बताया कि जो रिसेसिव है वो हमेशा छुपा नहीं रहेगा, कभी ना कभी एक्सप्रेस होगा। जैसे आपके किसी जनरेशन में किसी को कोई डिजीज है, XYZ डिजीज है, से डायबिटीज है, तो हो सकता है उसकी आने वाली जनरेशन को ना हो, लेकिन उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट या किसी जनरेशन में वो डायबिटीज हो सकता है दोबारा हो जाए। कोई जीन से रिलेटेड डिफेक्ट है, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ना, वो छुप गई, लेकिन आने वाली नेक्स्ट टू नेक्स्ट में किसी हो सकता है अगले वाले को हो जाए। या हाइट का ही ले लो कि भैया उसके आने वाली जनरेशन में हाइट कम है, नेक्स्ट जनरेशन में हाइट ज्यादा हो गई क्योंकि उनकी ग्रैंड पेरेंट की हाइट ज्यादा थी।
समझे? तो उनका जीन जो भी कोई कैरेक्टर है वो जो रिसेसिव है वो हमेशा छुपा नहीं रहेगा, कभी ना कभी एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव हमेशा छुपा नहीं रहता, कभी ना कभी आगे आने वाले में एक्सप्रेस होता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया जी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ध्यान बोर्ड की तरफ, अब है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड। अच्छा, इसको उसको मोनो क्यों बोला? उसमें सिर्फ हाइट लिया था उन्होंने, एक ही फीचर लिया था ना, हाइट, है ना, या बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट, एक ही फीचर था, इसलिए उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला। इसमें दो फीचर लिए उसने। अब मटर के ही उसने मटर मटर ही क्यों चुनी? क्योंकि पूछते हैं कि वाई पी प्लांट्स आर सेलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मटर के अंदर उनका अलग बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, टॉल शॉर्ट पाई जाती है, कलर अलग अलग पाए जाते हैं पी पी के, और दूसरा हाँ बहुत, और उसकी ना जनरेशन टाइम जल्दी होता है, मतलब 2-3 महीने में उग जाती है जल्दी जल्दी, है ना। तो उनके बहुत सारी अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए उसने मटर लिया था। तो डाई हाइब्रिड के लिए उसने क्या किया? आपकी एनसीईआरटी में डाई हाइब्रिड के हिसाब से जो लिया है आपने भी वही लेना है। डाई हाइब्रिड के हिसाब से उसने लिया था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, उसने दो तरीके के सीड्स लिए थे। तो उसने देखो, उसने लिया था राउंड, ध्यान बोर्ड की तरफ, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये लिए थे उसने। राउंड ग्रीन मतलब ग्रीन कलर का सीड था और वो पूरा गोल था। तो दो फीचर हो गए, कलर और शेप, दो फीचर हो गए, इसलिए डाई हाइब्रिड। और रिंकल्ड येलो, रिंकल थे उसमें और वो येलो कलर का था। तो राउंड में कैपिटल आर से डिनोट करा और ग्रीन को उसने छोटे वाई से डिनोट करा, रिंकल्ड को स्मॉल आर, येलो को कैपिटल वाई। ठीक है? तो अब जरा आप ध्यान से सुनना, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो जो ये स्मॉल है ना, जो कैपिटल से डिनोट कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो छोटे से डिनोट कर रहा है वो रिसेसिव है। तो राउंड और रिंकल्ड में कौन डोमिनेंट है? राउंड। कैसे पता उसको? उसने पहले राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करके देखा था, तो उसने देखा था पहले में सारे राउंड आए, दूसरे में 3 राउंड 1 रिंकल्ड आया। तो ये इन दोनों में कौन डोमिनेंट है? राउंड। येलो और ग्रीन में कौन डोमिनेंट है? येलो। रिंग, ये वाला जो ग्रीन है वो रिसेसिव है। तो इसने उसको पहली जनरेशन, इसमें भी 2 जनरेशन करी। पहले F1 प्रोजेनी देखिए, F1 प्रोजेनी किस तरह से आप दिखाएंगे? ये F2 प्रोजेनी है, ध्यान से सुनना। F1 में उसने कुछ इस तरीके से लिया था, ये जो है ना, इनके पैर बना लो, जैसे आर वाई आर वाई, दो पैर इसके ऐसे, छोटा आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। पहले इसको हाफ हाफ कर दो, एक आर इससे, एक वाई इससे, फिर दूसरा आर दूसरा वाई, एक एक इसमें से, एक इसमें से, फिर एक ये। तो इसका इसने क्रॉस किया, क्रॉस करो क्या होगा? मल्टीप्लाई करो ऐसे सेम, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये इससे, फिर ये इससे, सेम ही आएगा ना सब में, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ऐसे इधर भी लो, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे उसने क्या देखा? उसने देखा जी, इन दोनों में राउंड को ही माना जाएगा ना, और इन दोनों में किसको माना जाएगा? येलो को। जो डोमिनेंट, जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, तो सारे के सारे राउंड और येलो ही आ रहे हैं। तो पहली जनरेशन में कैसे आ रहे हैं? राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। सो ऑल राउंड येलो सीड्स वर ऑब्टेन्ड इन दी फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन में उसको सारे राउंड येलो मिले, फिर उसने इसमें से सीड लिया, दूसरे खेत में उगाया, तो वो दूसरे खेत वाला F2 प्रोजेनी, दूसरे फील्ड में दूसरी जनरेशन में उसने जब उगाया वो F2 प्रोजेनी, उसमें आपने थोड़ी सी ज्यादा प्रोसेस दिखाने हैं। देखो ये जरा देखना ध्यान से, आर आर इसी के सीड लिए ना अगले खेत के लिए। तो इसका मैं एक पार्ट बना रहा हूँ, फिर दूसरा आप जिनके पेपर में आ रहा है वो बना लेना अभी बाद में। उसने क्या किया देखो जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर को भी दोनों से करो मल्टीप्लाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, जो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी करनी है, स्मॉल आर इससे, फिर स्मॉल आर इससे,
चारों के समझ में, कैपिटल आर को दोनों से, फिर स्मॉल आर को दोनों से। यही सेम चीज यहाँ भी लिख दो, क्या होगा, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, कैसे भाई, नॉर्मल ये इससे, यहाँ क्रॉस दिखा देना, ये इससे होगा, क्या होगा, आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर आर कैपिटल वाई, फिर ये इधर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सारे कर लोगे मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो आएगा सेकंड जनरेशन में वो क्या आएगा, देखो सेकंड जनरेशन में राउंड येलो आएंगे 9 प्लांट्स, इसमें काउंट करोगे राउंड येलो आएंगे 9 प्लांट्स। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 3:1 है, ये जो 3:1 है, इसे कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो 3:1 को क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो। और देखो, एक बड़ा टीटी वाला है, 2 बड़े टी छोटे टी वाले आए, और एक छोटा टी वाला है ना। एक इस तरह का जीन है, 2 इस तरह के जीन है, और एक इस तरह का जीन है। इसे बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। तो ये रेशियो भी पूछते हैं, फिनोटाइप रेशियो क्या थी मोनोहाइब्रिड में, जीनोटाइप है। फिनो माने फीचर, फीचर क्या था, 3 टॉल 1 शॉर्ट। और जीन कैसे कैसे थे, 2 ऐसे, एक जीन इनके थे और 2 जीन इनके थे। तो 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशियो। अच्छा, इधर आ जाते हैं, ये इसने यहाँ पे काउंट करेंगे आप, तो राउंड येलो आएंगे 9, राउंड येलो कितने आएंगे 9, फिर राउंड ग्रीन, राउंड येलो राउंड ग्रीन आएंगे 3, फिर रिंकल्ड येलो भी 3 आएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन आएंगे 1। वो आप काउंट कर लेना, ये उसने करा था इसलिए आपको भी याद रखना है। तो रेशियो आ रही है, ये फिनोटाइप रेशियो, इसमें जीनोटाइप नहीं है क्योंकि बहुत सारे जीन है तो एक सिंगल वो नहीं बनती। तो इसकी फिनोटाइप रेशियो आएगी 9:3:3:1, माने टोटल ये जो उसने काउंट करा है उसके हिसाब से इसने ये बनाया। तो 9:3:3:1 ये रेशियो आई। ये कौन सा क्रॉस था, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये आप बाद में भर लेना। ये बात समझ में आ गई। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, मैं आपको लॉज लिखवा दूंगा। लॉज यही है, ध्यान, लॉज से वही लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता चल गया कि भैया जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फिर एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं आपको लिखवा दूंगा। ये सारी चीजें भी बस बता रहा हूँ कि वही वो कहता है कि सारी की सारी जीन सेग्रीगेट होके अपने आप को अलग अलग फिर बाद में एक्सप्रेस कर लेती है। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सारा डिलीट हो गया, ये आखिरी टॉपिक है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें से 22 पेयर यानी कि 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम, कितने 46 पाए जाते हैं ना, 23 पेयर क्रोमोसोम में से 22 पेयर मेल और फीमेल में सेम होते हैं। 22 पेयर सेम होते हैं, उसे हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स। एक पेयर अलग होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एक पेयर की वजह से ही डिफरेंस आता है, बाकी 22 पेयर सेम, 2 क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो जो ये 2 अलग अलग होते हैं वो मेल के अंदर XY होते हैं, फीमेल के अंदर XX होते हैं। मेल के अंदर क्या होते हैं, XY, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, XX, ठीक है। इसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट both male and female are equally responsible for the contribution of a daughter cell, माने for the generation of a boy or a girl। मेल और फीमेल का इसका क्रोमोसोम्स का हमें जैसे मेंडल ने क्रॉस करके दिखाया इस तरह से क्रॉस करके दिखाना है। तो ऐसे एक टेबल बनाना,
यहाँ पे मेल्स के क्रोमोसोम रखना अलग अलग करके एक्स और वाई, इधर फीमेल के रखना और इनको मल्टीप्लाई करो। करो क्या होगा, एक्स एक्स इधर एक्स वाई एक्स एक्स, कितने बॉय कितने गर्ल, 2 गर्ल और 2, रेशियो कितनी आई बॉय और गर्ल की, बॉय 2 गर्ल्स भी 2 है ना, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, रेशियो कितनी आई है 1:1, मैंने आधा आधा हो गया ना। तो इससे हमें पता चला कि मेल और फीमेल का अगर हम क्रॉस करें तो 1:1 रेशियो का आता है, मतलब हाफ हाफ, मैंने बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये इनकी गलती है, ये लड़का हुआ लड़की हुई, तो उसमें दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और एक और भी आता है ना कि भाई वो बोलते हैं कि भैया ये लड़की हुई या लड़का हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, उसके में भी एक बायोलॉजिकली ये फैक्ट है। हाँ। बेटा पॉज कर दे एक मिनट।